नमस्कार दोस्तों, आज हम मंगलहाट के एक्स कारपोरेटर परमेश्वरी सिंह, महिला कारपोरेटर फर्स्ट तेलंगाना गवर्नमेंट के, पॉलिटिकल में कैसा इन्वॉल्वमेंट हुआ, क्या सोशल वर्क करे, उनके क्वालिफिकेशन क्या है, कारपोरेटर बनने से पहले क्या करते थे, ये सभी जानेंगे। और आगे भी एमएलए इलेक्शन है, एमएलए इलेक्शन के रेस में मैडम भी है, इनका भी नाम सुनाई दे रहा है। अभी पूछेंगे मैडम से आगे क्या है। मैडम, पहले तो ये बताइए, आप पॉलिटिकल में कैसा इन्वॉल्व हुए? उससे पहले भी कुछ सोशल वर्क आप करें क्या? देखिए भैया, मैं 2012 में राजनीति में इन्वॉल्व हुई थी। अच्छा। उसके पहले मैं टीचर का जॉब किया करती थी। आई एम ग्रेजुएट। सो जैसे ही मेरे शादी के बाद में 5 साल का गैप आया, आने के बाद में मैं वापस फील्ड में आई। हालांकि बचपना पूरा मेरा पब्लिक के बीच में ही बीता है। क्योंकि मेरे मम्मी का बिजनेस है, वो बिजनेस में उनका सपोर्ट करती थी। सो डेली पढ़ाई के बाद में मेरा एक ही काम रहता था, मम्मी के साथ में बिजनेस में सपोर्ट करना। सो पब्लिक फील्ड मेरे लिए नया नहीं है। सो बचपन अब सारा पब्लिक के बीच में ही बीता है। तो जैसे ही आफ्टर मैरिज मुझे ब्रेक आया, ब्रेक के बाद में फिर कुछ करने की जब मन में आई, उस समय इमीडिएटली परमिशन लेके मैंने टीचर जॉब किया। टीचर जॉब के बाद में मैंने पार्ट टाइम सोशल सर्विस जॉब भी किया है। फिर अचानक से 2014 में नंदू बिलाल भाई के साथ में जब वो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट किए थे, पहले तो हम लोग बीजेपी में थे, उसके बाद में फिर जैसे वो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट किए थे एमएलए के लिए, उनके साथ में हम सब ने मिलकर काम किया था। हमारी एक अपनी टीम थी। धीरे धीरे जैसे बढ़ते गया, तेलंगाना आ गया 2 जून 2014 को। उसके बाद में हमने टीआरएस पार्टी को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में हम टीआरएस के लिए काम करने लगे। जिस तरह से टीआरएस पार्टी का इतना अच्छा काम था, जनता में दिन पे दिन टीआरएस का क्रेज़ बढ़ता गया। हम लोग भी इसमें खूब काम करते रहे जनता के लिए। हर घर जाना, घर में समस्याएं पूछना, स्पेशली लेडीज़ के लिए क्या तकलीफ़ें हैं ये पूछना, इस तरह से हमारा काम चलता ही गया। ऊपर वाले के आशीर्वाद से 2016 में जब मुझे मौका मिला कॉरपोरेटर कंटेस्ट करने का, उसके बाद की कहानी तो जनता को पता ही है। मैडम, आप कारपोरेटर बनने के बाद में जी, जो वेलफेयर स्कीम्स है जो टीआरएस पार्टी से आए थे, कौन से स्कीम में कितना काम करे, लोगों को कितना आप अवेयरनेस दिए, कितनों को क्या दिलाए बेनिफिट जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है इसमें? देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है जनता को वेलफेयर स्कीम्स में काम आने का, वो कॉरपोरेटर बनने के बाद में आपने कितना किया, आपका सवाल है। बट मैं आपको बताना चाहूँगी, कॉरपोरेटर बनने के पहले से ही हमने इन वेलफेयर स्कीमों के ऊपर काफ़ी काम किया है। बहुत ज़्यादा हमने इस स्कीमों का काम किया है। जैसे कि पेंशन्स थे, पेंशन्स हम लोग शुरू से ही 2012 से ही, जब आप पहले जानते हैं शायद आपको, पेंशन्स जो है एक एक बस्ती में एक एक काउंटर लगा के वहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर्स आके दिया करते थे। अभी तो ऑनलाइन जो दूसरा गवर्नमेंट था, कांग्रेस के टाइम पे, तो जब अभी हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद में किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अकाउंट में ही उनको पेंशन आ रहा। बट उसके पहले 2014 के पहले क्या हुआ करता था, हर मंडल से हर बस्ती में एक रेवेन्यू ऑफिसर एक एरिया में बैठा करता था, पेंशन दिया करता था। उस समय से हम लोग काउंटर पर एवरी मंथ उनके साथ में जाना, बैठना, पब्लिक को हेल्प करना, उनको पेंशन्स दिलाने का हम काम किया करते थे। रहा सवाल तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद में वेलफेयर स्कीम्स पर काम करना, सो तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद में जो पहला बेहतरीन स्कीम था, वो 200 रुपये से जो 2000 रुपये पेंशन हुआ था, 1000 पहले हुआ था, उसके बाद में अभी 2000 रुपये है। सो हर घर से हम लोग मालूम किया करते थे किसको पेंशन है या नहीं है, कॉरपोरेटर बनने के पहले से ही। तो वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर काम हम कॉरपोरेटर बनने के बाद नहीं, उसके पहले से ही हम करते आए। बट कॉरपोरेटर बनने के बाद में काम में बहुत ज़्यादा स्पीड आ गई, जैसे कि पेंशन्स दिलाना, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक। इसके अलावा भी टीआरएस पार्टी से एक और अच्छी स्कीम थी जो पार्टी के मेंबरशिप पर है। तो मैंने मेरे आज तक के अपने रिकॉर्ड में मैंने 6 से 7 लोगों को टीआरएस पार्टी की जो मेंबरशिप लिया करते लोग, उनको एक 2 साल का मेंबरशिप कार्ड भी बना कर देते, जिसमें उनका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहता है। तो ऐसे ही मैंने अपने गोशामेल कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 से 7 लोगों को एक्सीडेंट इंश्योरेंस हमने 2-2 लाख रुपए का दिलाया है, जो कि कॉरपोरेटर बनने के पहले भी दिलाया, कॉरपोरेटर बनने के बाद भी दिलाया है।
अभी भी आज भी 2-3 फाइल है जो अंडर प्रोसेस है। मतलब कैसा है, टीआरएस मेंबरशिप जो लेता है, एक्टिव मेंबर जो रहता, कोइंसिडेंटली उनका अगर एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट में अगर वो गुजर जाते हैं, तो पार्टी की तरफ से उनको 2 लाख का इंश्योरेंस या एक्सीडेंटल पॉलिसी, तो एक्सीडेंट में मरने पर 2 लाख रुपए उनको रोड एक्सीडेंट में। तो इस तरह के स्कीम्स पर भी हम सीरियसली काम किए हैं इसके ऊपर। इसके अलावा और भी कितने सारे स्कीम्स डे बाय डे आते जाते, जैसे कि अभी चल रहा है फ्रेश करंट में आपको जियो 58 एंड 59। अपने गोशामहल में ऐसे बहुत से परिवार थे जो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर कई सालों से थे, या फिर कहीं से वो लोग पट्टा लैंड वगैरह खरीद लेकर थे, बट सीएम केसीआर साहब की इतनी अच्छी स्कीम आई कि अक्सर हम देखा करते थे दूसरे गवर्नमेंट में लोगों को बेघर किया जाता, बट अभी सीएम केसीआर साहब की ऐसी स्कीम है, हर किसी को घर मिल रहा। तो जो लोग हमेशा से बिना डॉक्यूमेंट्स पे रहा करते थे, उसको अभी 58-59 के तहत में जो रेगुलराइज किया जा रहा है, इसके ऊपर भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया और हज़ारों लोगों को हमने पट्टा दिलाने का काम किया, और आज भी वो काम पे लगे हुए हैं हम लोग। जैसे कि मंगलहाट में हो या फिर गोशामहल डिवीज़न में हो या फिर आसपास के किसी भी एरिया में, हम सभी वो घर घर जाके एडवाइस किए, उनको बताए किस तरह से आप एनरोल करना है और किस तरह से आपको पट्टा लेना है, वो हम फिजिकली सबको बताकर ऐसे कई स्कीम्स पर काम किए हैं। अभी एक 3 लाख रुपए का जो जिसके पास लैंड है वो 3 लाख रुपए अमाउंट देंगे गवर्नमेंट के तरफ से इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन के लिए। अभी सीएम साहब की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ था कि जिसके पास में कैपेसिटी नहीं है घर मकान बनाने की अपना, अगर उनके पास में अगर अपनी लैंड हो तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। सो जैसे ही उसके इंस्ट्रक्शंस हमको आएंगे, जैसे ही ऊपर से इंफॉर्मेशन मिलता है, तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर भी काम करेंगे, क्योंकि काफ़ी ऐसे परिवार है यहाँ पे जो खुद पैसों से मकान नहीं बना सकते। तो सरकार की जो स्कीम है तेलंगाना गवर्नमेंट की, डेफिनेटली हम घर घर पहुँचाएंगे उसको भी। अभी तो पहले आप कारपोरेटर से पहले भी सोशल वर्क किए हैं, उसके बाद में भी कारपोरेटर बनने के बाद में और स्पीड बढ़ गया आपका। अभी आप एक्स कारपोरेटर है। एक्स कारपोरेटर रहने से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का काम आप नहीं करवा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अभी और स्पीड काम कर सकते हैं आप। और अभी एक नया स्कीम आया अभी, जो बीसी है, जो बैकवर्ड में है, वो लोगों को 1 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलने वाला है। जैसा कि रजक समाज है, ऐसे कुछ छोटे मोटे समाज है जो डेली वर्क करने वाले। नॉट ओनली रजक का समाज, बीसी में बहुत सारे ऐसे समाज आते हैं जहाँ पे लोधी आते, राजपूत आते, अपने रजक का समाज आते, और ये जो नाई ब्राह्मण रहते हैं बीसी में काफी बहुत से समाज सारे लोगों को 1 लाख रुपए का जो बीसी है उनको सीएम साहब की तरफ से खास करके बैकवर्ड क्लास में जो लोग आते हैं उनको 1 लाख रुपए देने की बात हुई है। उसके ऊपर भी अभी इंस्ट्रक्शंस आए नहीं, जैसे ही ऑनलाइन शुरू होगा, जी हाँ, जैसे ही ऑनलाइन शुरू होगा, इसके ऊपर भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हर बेनिफिशियरी को इसका लाभ मिले। ऐसा कुछ उनका जो बेनिफिशियरी है उनके कुछ लिस्ट वगैरह बनाने का काम आप शुरू करेंगे आपके डिवीजन के अंदर? नहीं, ऑलरेडी हमारे पास में प्रिपेयर है, क्योंकि पिछली बार भी हम लोगों ने किया था। बीसी वेलफेयर स्कीम जो आई थी उसमें हम लोगों ने एप्लीकेशंस डलवाए थे, जिन लोगों को आया ऑटोमेटिकली वो लिस्ट से निकल गए। अभी जो लोग पेंडिंग थे उनको और उनके साथ में भी नए लोगों को किसको ज्वाइन करना है जो एलिजिबल कैंडिडेट है, क्योंकि देखिए लोन लेने के लिए बहुत से फॉर्मेलिटीज़ होते हैं। ये लोन नहीं है, गिफ्ट है। नहीं, एज ए गिफ्ट के लिए भी जब आप अगर एप्लीकेशन डालने जाते हो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो फॉर्मेलिटीज रहते हैं, तो हर एक के पास में वो चीज़ें होना भी ज़रूरी है। हम कोशिश करेंगे जिसके पास नहीं है उनको भी इमीडिएटली हम लोग प्रिपेयर करें। ऑनलाइन शुरू होने के पहले हम सबको विथ डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखेंगे, जैसे ही उसका प्रोसेस स्टार्ट होगा हम लोग सबको अभी जनरली वाइट राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये ज़रूरी होता है इसके लिए, जो गिफ्ट भी लेना है, कुछ लेना है, तो वो चीज़ आप बनवाएंगे। जिनके सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास वो बनवाएंगे। और ये दलित बंधु में अभी तक कितने आदमियों को दिलाया आप अपने तरफ से इस डिवीजन में? दलित बंधु तो कॉरपोरेटर लेवल पे था नहीं। दलित बंधु एक ऐसी स्कीम है जो एमएलए के अंडर में दी गई थी जी। तो हमारे यहाँ पे गोशामहल विधानसभा के एमएलए साहब ने जो लिस्ट दिया था उनके कैंडिडेट्स को दलित बंधु आया है, जिसमें मैक्सिमम अभी हमारे लोग को नहीं आया, आना है उन लोगों को। सो मे बी अभी जो सेकेंड लिस्ट आएगा उस लिस्ट में हम लोग उनको डाले हैं। सो आने के बाद में देखेंगे किन किन लोगों को आता है।
मैडम, आप कारपोरेटर बनने के बाद में कुछ ऐसे नए काम आपके डिवीजन में करवाए? जी हाँ, करें ना, बहुत क्या से क्या ऐसे क्या काम काम करें? देखिए, कॉरपोरेटर का एक अपना रोल रहता है, जनता को जो डेली रूटीन के सिविक एम्यूनिटीज हम जिसे बोलते हैं नॉर्मली, ड्रेनेज, वाटर लाइन, अच्छे रोड, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना हमारा फ़र्ज़ रहता। बट इसके अलावा एक और काम रहता है जो डेवलपमेंट, स्पेशली डेवलपमेंट भी कॉल्ड, जैसे कि मैंने अपने टेन्योर में कराया है, सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा रहा है डबल बेडरूम, ओके। जो यहाँ पे शिवलाल नगर में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। शिवलाल नगर में किधर है मैडम? शिवलाल नगर के पास में मेन जो शिवलाल कितने घर नगर- बना रहे हैं? अभी देखिए वहाँ पे 4 ब्लॉक बने जिसमें 145 आ फ्लैट्स गए। बन रहे हैं। Okay, very ऑलमोस्ट काम मैक्सिमम हो गया है, उसका बहुत नज़दीक है वो काम कंप्लीट होने में, इलेक्ट्रिसिटी आपका सब्सटेशन योगदान के से बना बाजू है में। मैक्सिमम आप? यस, तेलंगाना गवर्नमेंट है तो डेफिनेटली रहेगा ना। अभी आपको कोई काम के लिए दिक्कत हो रहा? अभी कारपोरेटर पे नहीं नहीं है नहीं, आप? कुछ नहीं हो रहा। और डबल बेडरूम के अलावा एक और काम था जो बरसों पुराना एक नाला है, शिवलाल नगर नाला, जो सरवर नगर से होते हुए शिवलाल नगर आता है, शिवलाल नगर से रहीमपुरा मुचकुंदा नगर, मुचकुंदा नगर से पुराना पुल पे जो ओपन नाला है उसमें जाता है। सो ये नाला बहुत काफ़ी पुराना है, जहाँ पे कई सालों से, मैं सोचती हूँ 40 या 50 साल के बाद में हमने वो नाले को रेनोवेट करवाया, सारे नाले को तोड़ के रिकंस्ट्रक्शन उसको करवाया है, जो 3 करोड़ 40 लाख रुपए के एस्टिमेशन अमाउंट से मैंने बनवाया था उसको। GHMC को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरे एक छोटे से रिक्वेस्ट पे उन्होंने इमीडिएटली उसको सैंक्शन दिया था। जब मैं स्टैंडिंग कमेटी मेंबर थी, उस कमेटी में मैंने अपना प्रस्ताव रखा था कि नाला बहुत पुराना हो गया है, जिसकी वजह से एरिया में काफ़ी तकलीफ़ और दिक्कत आ रही है, तो इतना बड़ा अमाउंट GHMC सैंक्शन देकर उस नाले को बनाए थे, वो एक है। और रहा एक 50 साल पुराना पार्क जो रहीमपुरा में है, बंसीलाल व्यास वाटिका पार्क, अच्छा। जो एक तरह का जंगल बना हुआ था, उसको भी हमने आज बखूबी बहुत अच्छे से डेवलपमेंट किया है। मिनिस्टर तलसानी साहब आके उनके हाथों से उसका इनॉग्रेशन किए थे। आज हज़ारों लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं हर घर में शुगर, BP ऐसे बीमारी है, तो लोगों को वॉकिंग के लिए काफ़ी परेशानी हो रही थी। बट आज उस पार्क को डेवलप करने के बाद में आज एक मतलब मरे हुए पार्क में जान डाल के उसको ज़िंदा करे, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो आज कहीं बच्चे और बूढ़े उसका लाभ उठा रहे। और एक दूसरी बात रहा रहीमपुरा प्लेग्राउंड, जहाँ से काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे हैदराबाद को मिले हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे दिक्कतें थे, बहुत से चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, लेकिन मैंने अपने कॉरपोरेटर टेन्योर में काफ़ी चीज़ें वहाँ पे डेवलप किए हैं। आप जाके कोचेस से पता कर सकते हैं। और बाहर जो स्पोर्ट्समैन को पार्किंग के लिए प्रॉब्लम होता था, उसको भी हमने ब्यूटिफिकेशन करवा के रेनोवेट करवाया है। तो ऐसे बहुत से काम हैं जी। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्लेग्राउंड जी, तो ऐसे बहुत से काम हैं। और एक मैडम, अभी कई साल से देख रहे हैं, आपसे पहले भी वैसे ही था, आपके बाद भी वैसे है, जो पुराना पुल से जो मंगलाट का रोड है उसमें हमेशा पानी बहते रहता। एग्जैक्टली, देखिए तो उसके लिए कोई कोशिश आप नहीं, वो कोशिश तो मैंने पहले भी की और आज भी उसके ऊपर मेरा काम जारी है। बोईगुड़ा कमांड टू पुराना पुल गांधी स्टैचू का जो रोड वाइंडिंग का काम है, वो एक बहुत बड़ा काम है, बहुत सक्सेसफुल करने वाला काम है। आज तक आप देखें वहाँ पे 330 चेंज फैमिली हाउसेस इफेक्ट हो रहे हैं वो रोड वाइंडिंग में। आज लैंड एक्विजिशन में उसका फाइल जो अंडर प्रोसेस में है, बहुत ही जल्दी हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से मैं उम्मीद रखती हूँ कि इमीडिएटली बहुत ही फास्ट ट्रैक पे ये रोड वाइंडिंग का काम होगा। और रहा सवाल जो ओवरफ्लो का आप बता रहे, क्योंकि आप आज देख रहे हैं जो पुराने सालों पुराने पाइपलाइंस थे, वो सारे पाइपलाइंस क्या है, वो जो रोड पर चबूतरे मकान वगैरह है उसके नीचे चले गए, कोई अंदर से इंटरनल डैमेज हो गए। बट बल्दे अपनी कोशिश कर रहा है जैसे तैसे कि उस ओवरफ्लो को कंट्रोल करे। पहले में अब में काफ़ी चेंजेस आए, लेकिन रोड वाइंडिंग एक सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, जहाँ पे जनता को भी बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो मैं आज भी अपने काम पे लगी हुई हूँ कि जितना जल्दी हो सके भोईगुड़ा कमांड टू पुराना पुल गांधी स्टैचू तक का जो रोड वाइंडिंग का काम है, टॉप प्रायोरिटी पर वो होना चाहिए। बीच में एक बार रोड डाले थे, इधर CC रोड डाले थे जी, रोड बंद था, ब्लॉक था, तो बोले थे रोड का काम, तो हम सोचे कि पाइपलाइन बढ़ा करके रोड डाल रहे, खुश हो गए थे, क्योंकि हमको दिक्कत क्या होता था, ऐसे बच्चों को स्कूल जाने का, आर्बिट्स वगैरह जाने का, सुबह फ्रेश रेडी होके जाते थे, गाड़ियों पे गए तो पूरा पानी का पानी वाटर फाउंटेन जैसा है, पूरा गाड़ी के साथ में लोगों के साथ में ऊपर गिरता था।
उसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होता था। जी। तो सोचे थे हम लोग वो रोड का काम नहीं, साथ में ये भी हो रहा, लेकिन रोड तो बन गया लेकिन वो पानी का बहना बंद नहीं हुआ अभी। और दूसरी प्रॉब्लम भी क्या है बोले तो अपना जो एरिया है ये स्पेशली मंगलाट जो अपने को ये लो लेवल साइड में है, इसके ऊपर जैसे कि आप देखते हैं इंदिरा नगर, गुफा नगर, सरवर नगर, दत्त नगर, ये सारे हाइट पे हिली एरियाज है। तो जब भी वाटर सप्लाई होता है, जितना भी पानी का बहाव होता है, तो ये अपने को सीधा ये डाउनफॉल में होते हुए पुराना पुल नदी के पास में जाता है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है उसका कि जितना भी वेस्टेज ऑफ वाटर रहता है वाटर सप्लाई के समय, वो भी इधर डाउन रहने की वजह से यहाँ से होते हुए वो मेन रोड से होकर पुराना पुल नदी के वहाँ पास से यहाँ में पास तक बड़ा होता है। पाइपलाइन डाले तो कवर नहीं होता। हाँ, कैसा है पाइपलाइन में भी एक कैपेसिटी होती है, हाँ वही, पाइपलाइन में भी एक कैपेसिटी होती है। जीएचएम से कई बार अपनी कोशिश करा, लेकिन रोड छोटी होने के कारण वहाँ पे उससे ज़्यादा बड़ा साइज का पाइपलाइन तो नहीं रोड डाल वाइंड सके। होने के बाद में वो काम हो हाँ, सकता बोल रहे रोड वाइंडिंग होने के बाद ही हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि और बड़ा पाइपलाइन वहाँ पर डालकर उसको जितना भी वाटर फ्लो है अंडरग्राउंड यूसीडी के लिए थ्रू जो भी है वाटर चला जाना, फ्री होना बोल के। तो ये इलेक्शन से पहले हो क्योंकि सकता अभी है? ऑप्शन भी नहीं है, रोड इतना छोटा है कि उतना बड़ा पाइप वहाँ पे डाल भी नहीं सकते। बड़ा पाइप सो ऑब्वियसली अगर रोड वाइंडिंग होगा तो ऑटोमेटिकली ये सारे पूरा सेट हो प्रॉब्लम जाता सॉल्व हो है। जाएंगे। तो रोड वाइंडिंग के लिए वेट हो रहा है, यानी कि काम तो आपके नजर में है, गवर्नमेंट के इसमें भी प्रोसेस डेफिनेटली में है, है। सारे जितने भी मकान है आइडेंटिफाई हो गए और मैक्सिमम हम लोग इसमें 90% लोग आज एग्री है रोड वाइंडिंग के लिए, क्योंकि वो लोग भी चाहते कि वो लोग जहाँ पर रह रहे उनका माहौल चेंज होना, इस तरह का डेली ड्रेनेज ओवरफ्लो बंद होना। और ख़ास करके आज आप देख रहे हैं धुलपेट मंगलाट गोशामहल क्षेत्र में कई बच्चे बाहर निकल कर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कई बच्चे कॉलेज को जा रहे हैं। तो हमारे इस रोड पे बस फैसिलिटी भी नहीं है रोड छोटी होने के कारण। तो शायद रोड वाइंडिंग होने के बाद में हमको यहाँ पे बस फैसिलिटीज़ जो इसके पहले हुआ करते थे वो भी यहाँ पे आने पर जनता को इसका लाभ होगा। और आप देखते धुलपेट एक अपने आप में एक पहचान है, बहुत बड़ी मूर्ति पहचान है। कलाकारों के लिए, पतंग के कलाकारों के लिए, दुर्गा माता की मूर्ति बनाने में, राखी बनाने में। तो यहाँ पे जो कलाकार है इनको भी काफ़ी परेशानी हुई सीज़न के समय में काम करने के लिए। तो एक बार रोड वाइंडिंग हो गए तो इनके बिजनेस को, कारोबार को भी डबल स्पीड से ये लोग चला सकते हैं। आज जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो रही इनके कारोबार में वो भी दूर होगी उसकी वजह से। तो हम कितना टाइम लगेगा मैडम रोड वाइंड होने में? भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको फास्ट ट्रैक पे करने के लिए। अभी जैसे ही लैंड एक्विजिशन का तो ऑलमोस्ट काम हो गया है, बस सबसे बातचीत करके आगे बढ़ाना है उसके काम को, बट इट इज़ इन अंडर प्रोसेस। ये इलेक्शन से पहले हो सकता है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं या फिर और टाइम लगता है? नहीं, देखना चाहिए ना, क्योंकि इसमें सबका कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। आपको पता है जब एक अच्छा काम करने के लिए अगर जाते हैं तो ऑपोजिशंस उसके लिए आगे खड़े हो जाते हैं। और जहाँ तक मेरे को पता है ये काफ़ी समय होने वाला काम था, बट कहीं ना कहीं ऑपोजिशन की इसमें चाल रही है, कहीं ना कहीं ऑपोजिशन का अपना इसमें नाकामयाबी थी इसको रोकने में भी, रुकावट का कारण बने हाँ, पोजीशन रोकने के लिए। सो ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है, ऑपोजिशन की तरफ से ये काम भी रुका हुआ है कई बार। मैडम आप आने के बाद में आपके अंडर में कितने आपके नए काम, जी, नए काम, जैसे कि अब रोड है, रोड तो पहले से था, उसमें थोड़ा पैच वर्क हो गया, और वाटर कनेक्शंस है, नईएस वालों को दिलाए, ये तो गवर्नमेंट से है ही है, ये तो चल रहा। आपके अपने तरफ से कुछ ऐसा कोई काम जी, जो महिलाओं के काम में आए, बच्चों के काम में आए, ऐसा कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हो या आपके ओन इंटरेस्ट से नया प्रोजेक्ट ऐसा कुछ? देखिए, जैसे कि अभी एक पॉलिटिशियन बोले तो पॉलिटिशियंस का कैसा रहता है बोले तो उनका अपना एक पॉलिटिकल कैरियर बनाने के लिए लोग भागते रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम जनता को काम आना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी। जहाँ पर अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मेरा हमेशा से एक ही रहा कि चाहे दिन हो या रात हो, हम हमेशा अगर कोई तकलीफ़ में हो तो उनके काम आना। और हमारे पीरियड में एक सबसे भयंकर पीरियड आया था जो था कोविड का, जो 2 साल, हमारे 5 साल के टेन्योर में 2 साल जो कोविड का चला गया था, उस समय भी हम लोग, यहाँ की पूरी जनता जानती है, हम एक दिन भी घर में नहीं बैठे थे। जितना कोविड का टेन्योर था उस टेन्योर में भी हम लोगों ने कोशिश की कि हर किसी के काम आना। जहाँ पे लोग एक दूसरे के परिवार वालों से बात नहीं करते थे, हम उस समय भी जनता में थे। तो ये सारी चीज़ें तो जनता खुद अपने आंखों से देखी है, उसके ऊपर चर्चा करने वाली कोई बात नहीं रही। और रहा सवाल डेवलपमेंट्स का, तो हमने अपने पीरियड में और आज भी वो सारे काम किए जो पिछले कई सालों से अधूरे थे।
कांग्रेस के गवर्नमेंट के बाद में मंगलहाट में कई ऐसे जगह थे, जैसे कि आप ले लीजिए रहीमपुरा में सीआईबी क्वार्टर्स में बापू आदर्श भवन, जो कई सालों से अधूरा पड़ा हुआ था, एक गार्बेज पॉइंट बना हुआ था। हमने हमारे कोशिशों से, गवर्नमेंट की हेल्प से, बल्दिया की हेल्प से आज उसको नया अच्छा सा कम्युनिटी हॉल बना के बस्ती वालों के इस्तेमाल के लिए उनको हैंड ओवर किया है। गवर्नमेंट की एक और अच्छी स्कीम थी जो गरीबों के लिए, जो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्थ। हर घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को एक तकलीफ है, चाहे वो सर्दी जुकाम हो या फिर बीपी शुगर हो, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की एक अच्छी स्कीम आई थी, बस्ती दवाखाना। आप देख सकते हैं शिवलाल कम्युनिटी हॉल में एक बस्ती दवाखाना हमने ओपन करवाया गवर्नमेंट के मदद ये बस्ती से। दवाखाना में आपके पास जो है क्या क्या फैसिलिटीज है मैडम इसमें? यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले तो हर चीज़ की दवाई आपको यहाँ पे मिलेंगी, जहाँ पे आपको बीपी, शुगर, थायराइड, ऐसे कितने बीमारी है सबका आपको फ्री ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है। आप वहाँ जाने के बाद में, चेकअप करने के बाद में आपको जो भी तकलीफ है, अगर वो वहाँ पे हॉस्पिटल में अवेलेबल है आपको, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो या फिर कुछ और, वहाँ अगर आपको अवेलेबल है वो आपको स्पॉट पे किया जाता है। नहीं, अगर उससे ज़्यादा अगर आपको कोई सीवियर प्रॉब्लम हो तो आपको रेफ़र किया जाता है दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, चाहे फिर आपको उस्मानिया हो, गांधी हो या फिर कोई अदर निम्स वगैरह, कोई भी ऑल्टरनेट हॉस्पिटल।